आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2। बात राजस्थान के एग्जिट पोल की, जिसमें राजस्थान में बड़े दिलचस्प मुकाबले की स्थिति बनती नजर आ रही है। बीजेपी को बढ़त दिख रही है, लेकिन 5 साल सरकार चलाने के बावजूद पोल ऑफ पोल्स में अशोक गहलोत उतनी बुरी स्थिति में नजर नहीं आ रहे। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में राजस्थान में बीजेपी जादुई आंकड़ा पार करते हुए 104 औसत का आंकड़ा, कांग्रेस 81 सीटों पर सिमटती हुई, अन्य के खाते में 14 सीटें जाती हुई। इसके अलावा बाकी आप देख रहे हैं एग्जिट पोल के आंकड़े किस तरीके से किसी एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है तो किसी एग्जिट पोल में बीजेपी जो है वो जादुई आंकड़ा हासिल करती नजर आ रही है। तो पोल ऑफ पोल्स मतलब इन तमाम एग्जिट पोल्स का औसत सबसे नीचे लाल पट्टी में आप देख रहे हैं, जहां बीजेपी 103, कांग्रेस 85 और अन्य 11। मतलब पोल ऑफ पोल्स ये दावा कर रहा है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि मामला करीबी नजर आ रहा है और इस सब के बीच जो दावों का दंगल जारी है राजस्थान के एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद, जरा वो सुन लीजिए पहले। देखिए, एग्जिट पोल ने बीजेपी का भ्रम, धोखा, झूठ, फरेब, फर्जीवाड़ा सब खत्म कर दिया। मैंने अभी अलग अलग सर्वे देखे, उसमें कांग्रेस को ऊपर बता रहे हैं। ये बीजेपी के फ्रॉड लोग हैं, ये माहौल बना रहे हैं। हिंदू मुसलमान जब जब बीजेपी सरकार में आती है केंद्र में, तो हिंदू खतरे में आ जाता है, जबकि बीजेपी खुद खतरे में आ जाती है, डराती है, कहती है हिंदू को मुसलमान बना देंगे। कभी हिंदू मुसलमान बनाए क्या? हिंदू इतनी कमजोर कौम है। देखिए, राजस्थान की जनता, जितना भी मैंने सुना लोगों से, वो बड़ी साइलेंट वोट करा था इस बार। तो मुझे यकीन है कि अगर कोई एग्जिट पोल वाले उनसे पूछने भी आए होंगे तो जनता ने कुछ खास बताया नहीं होगा। लेकिन जो करंट है जनता के अंदर, वो परिवर्तन का है और एक पूर्ण बहुमत की सरकार, एक प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ये निश्चित है। ये जो टक्कर है ये एग्जिट पोल तक ही सीमित है। खुश हो लें आज कांग्रेस वाले सारे, क्योंकि 3 तारीख को जो नतीजा निकलेगा वो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ होगा, क्योंकि राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है। वैसे दिल को खुश रखने को तो सभी को एग्जिट पोल के आंकड़े इस तरीके से आ रहे हैं कि मौका मिल गया है, क्योंकि कोई भी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए सवाल जो है वो 2 तरफा है। जादूगर रिटर्न्स क्वेश्चन मार्क या महारानी की टर्न क्वेश्चन मार्क। विजय जी, जादूगर रिटर्न्स में एक जो बड़ी बात है कि अशोक गहलोत ने अच्छी लड़ाई लड़ी और जो लग रहा था कि उनकी एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ है, उसमें अशोक गहलोत खुद मुख्यमंत्री के लिए एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इसमें राजस्थान के जो 2 बड़े संभाग हैं, शेखावाटी और ढूंढाड़, वहाँ यदि भारतीय जनता पार्टी अच्छा करती है तो उसकी वापसी सरकार में हो सकती है। ढूंढाड़ में जो है सचिन पायलट का इलाका है और राजधानी जयपुर वाला और पूर्वी राजस्थान वाला इलाका, और शेखावाटी गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उसमें दोनों जगह यदि भारतीय जनता पार्टी बेहतर परफॉर्म करेगी तो वहाँ होगा। लेकिन वहाँ दोनों ही पार्टी के लिए बागी जो है, भारतीय जनता पार्टी के 19 बागी और कांग्रेस के 16 बागी, वो डिसाइड करेंगे। और दूसरा आरएलपी, बीएपी, बीटीपी और सीपीएम, ये 4 पार्टियां हैं जो छोटे छोटे पॉकेट्स में हैं, कुछ मेवाड़ में हैं, कुछ ढूंढाड़ में हैं, और ये सारी जो पार्टियां हैं वो डिसाइड कर सकती हैं। लेकिन अशोक गहलोत ने, मुझे लगता है अब तक कि यदि वो नहीं भी आते सरकार में तो कांग्रेस का बेस्ट परफॉर्मेंस होगा चुनाव में हारने के बाद भी। ठीक है, अक्कू जी, जादूगर रिटर्न्स या फिर महारानी की टर्न? मुझे लगता है जो हालात लग रहे हैं, और ख़ासतौर से जो ज़मीनी हालात लग रहे हैं, और महिलाओं के अत्याचार को लेकर के जो नौकरियों में जो बवाल हुआ, 17 बार एग्ज़ाम पर्चे उनके रद्द हुए हैं, तो और जो बाकी विरोध में रही है। ये बात सही है कि अशोक गहलोत ने आखिरी के 7-8 महीने में भयंकर कोशिश, इतनी बड़ी कोशिश आमतौर पे कोई चीफ मिनिस्टर नहीं कर पाता है, उससे उनका बढ़ा जरूर ग्राफ है। लेकिन उनके खिलाफ में या उस कांग्रेस की सरकार के खिलाफ में बहुत सारे मामले थे, जिसकी वजह से मतदाता एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ नज़र आ रहा है। लेकिन ये भी देखना होगा कि उसमें वसुंधरा राजे को जो जगह दी गई बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अंततः स्वीकार किया, उसमें उनका कितना बड़ा योगदान है, ये इसको भी समझना होगा हम लोगों को। बिल्कुल। और ऐसे में राजस्थान को ही लेकर अगला सवाल जो अब आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे वो ये कि गहलोत का जादू क्या जिंदा है? चाहे ओपीएस वाला मामला हो या फिर हेल्थ स्कीम हो, माना जा रहा था कि ये कहीं ना कहीं गेम चेंजर गहलोत के लिए साबित हो जाएगा। और जिस बात का जिक्र विजय जी भी कर रहे थे कि साहब आप पूरी तरीके से राइट ऑफ अशोक गहलोत को नहीं करेंगे, ये ट्रेंड जरूर निकल कर आया है, तो यही जादू। रोमाना जी, हम लोग जब इंडिविजुअल किसी एक स्टेट की बात करते हैं तो बहुत सारा,
मेरा ये कहना है कि जो बात गहलोत जी पे लागू हो रही है वही शिवराज सिंह पे लागू हो रही है जी, वही बघेल पे लागू हो रही है। ठीक है। तो तीनों जीते कोई भी, इसका मतलब जो नेक्स्ट राइवल है वो बिल्कुल कांटे की टक्कर में है। हाँ जी। तो ऐसा नहीं है कि गहलोत जी कोई अकेले तीर मार रहे हैं, शिवराज जी पीछे हो गए हैं या बघेल पीछे हो गए हैं, तीनों ही ऐसे करते दिख रहे हैं। तो मेरा एक जो मेरी बेसिक ये बात है कि देखिए, एक जो ट्रेंड साफ दिखाई पड़ रहा है, वो ट्रेंड ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि सरकारें पहले सिर्फ नारा लगाया जाता था, अब जो है चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, उसे जमीन पर काम करना पड़ रहा है। ठीक है। और जब जमीन पे काम करना ये मुख्यमंत्री करते हैं जी। तो उस तरह से उनका रिजेक्शन नहीं हो रहा है। हाँ। जैसे पहले हुआ करता था कि एक तरफा वोट पड़ जाता था और फलाना पार्टी गई। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत मुश्किल है ये कहना कि कौन जीतेगा। जो आप दिखा रही हैं। हाँ। और ये मुझे लगता है ये बहुत करीबी मामला है। ये काम और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। बिल्कुल, काम करने वाली जो बात आपने कही वो दौर चला गया कि जब काम नहीं करती थी सरकारें, अब तो काम करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि जनता जो है बहुत जागरूक हो गई है। इसीलिए हारने के बावजूद वो लड़ते हुए दिख रहे हैं। जी, इसीलिए वो सवाल भी हम उसी अंदाज में लेकर आए हैं। वो जिस तरीके से फिल्मों के नाम है ना, टाइगर जिंदा है, मतलब जादूगर का जादू जिंदा है। शुक्ला जी करने देंगे मुझे? कहिए ना सर। आज इस सब की बीचों के बीच बातों के बीच एक मैं बताऊं खुशखबरी, जल्दी से 7.6% हमारी सेकंड क्वार्टर की जीडीपी है। ये इतनी बड़ी चीज है कि पूरी दुनिया इसको निगाह से देख रही है। जानती हैं, आरबीआई ने कहा था 6.5, हम उससे भी 1% बढ़ गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि 3 तारीख के पहले अगर किसी को दुखी नहीं होना चाहिए, भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। चलिए ठीक है, फिलहाल विधानसभा चुनाव का क्योंकि जिक्र कर रहे हैं, राजस्थान जादूगर का जादू जिंदा है। 2 चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि अशोक गहलोत जी ने कहा कि हर जगह अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ जो आंकड़े आ रहे हैं वो देखा जाए। दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि जहां सचिन पायलट जी की जो सीटें हैं, हाँ जी, उन सीटों की स्थितियां क्या होने वाली, वही ढूंढार रीजन जिसका जिक्र विजय जी, उन सीटों पे स्थितियां क्या होने वाली। हाँ जी। आंकड़ा बता रहा है कि जादूगर का जादू, देखिए सरकार बनाना और नहीं बनाना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी स्थितियों को बरकरार रखना। और अशोक गहलोत जी अपने आप को साबित कर दिए राजस्थान में कि वो आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि यदि मान लीजिए कल को परिस्थितियां बदली और आंकड़ा बदला तो केंद्रीय नेतृत्व या पार्टी का आला कमान को ये जोखिम उठाने का साहस पैदा नहीं होगा कि जादूगर की जगह पे कोई नया चेहरा ला सके। ये बड़ी बात एक लाइन में अगर कह दूं सिर्फ वो ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान तीनों राज्यों में जो मेन आदमी है, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, विपक्ष श्रीधर हो, चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, इनको इग्नोर करना अगर वो जीतते हैं बहुत मुश्किल होगा। ठीक है। इस बीच देखिए, बीजेपी महासचिव हैं दुष्यंत गौतम, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आ गया है। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये दुष्यंत गौतम कह रहे हैं। तेलंगाना में भी बीजेपी के बिना सरकार नहीं, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दुष्यंत गौतम की तरफ से कहा जा रहा है कि दक्षिण का राज्य तेलंगाना, और वहां पर भी स्थिति ऐसी होगी कि किंग मेकर की भूमिका में तेलंगाना में बीजेपी। सुनिए। सच मेरे साथ मौजूद हैं दुष्यंत गौतम जी। सर, जिस तरीके के रुझान अभी एग्जिट पोल के सामने आए हैं, एमपी में फिलहाल एबीपी न्यूज़ के एग्जिट पोल में अभी बीजेपी जो है सरकार बनाती हुई नजर नहीं आ रही है, राजस्थान में नजर आ रही है, तेलंगाना में दूर दूर तक नहीं नजर आ रही है, ओवरऑल जो है छत्तीसगढ़ में नहीं दिख रही है। आप लोगों का क्या इनपुट है? देखिए, एग्जिट पोल अपने माध्यम से जो भी करते हैं हम उनको नकार नहीं रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो मेहनत से जो फीडबैक हमारे पास में आता है उसके हिसाब से तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और 2 राज्यों में हम पूर्ण पहले से ज़्यादा शक्तिशाली बनके निकलेंगे। राजस्थान में कहाँ तक जाता दिख रहा है? क्योंकि एबीपी न्यूज़ के एग्जिट पोल में करीबन जो है 114 तक जो है बीजेपी जाती दिख रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी राजस्थान के अंदर। राजस्थान के जो कुशासन किया है, तुष्टिकरण किया है, मंदिरों को तोड़फोड़ की है, बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा नहीं की है, भ्रष्टाचार चरम पे, लाल डायरी है, जातिगत मतभेद पैदा हो रहे हैं, वहाँ पर किस प्रकार के गुजरों का खुल का अपमान किया गया है, तो साफ साफ दिखाई देता है जो हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी के प्रति आस्था व्यक्त की है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कई सारे फैक्टर्स निकल के सामने आ रहे हैं, लेकिन बढ़त जो है फिलहाल
कांग्रेस को एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल में कांग्रेस की बढ़त दिखी। देखिए, आप बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन अनेक चैनल हमारी बढ़त दिखा रहे हैं। हम बढ़त की ओर ना देखते हो। जिस प्रकार से हमने शासन दिया है, जिस प्रकार से उनको बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित दी है, सुरक्षा ही नहीं है कि गरीबी के लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर निकालने का काम किया है। मध्य प्रदेश में 100% भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने वाली है। छत्तीसगढ़ का क्या फीडबैक है, क्योंकि ये हो रहा है कि वहां पर बीजेपी उस तरह से लड़ी ही नहीं है जैसे लड़ना चाहिए। छत्तीसगढ़ पूरी ताकत से लड़े। मैं खुद छत्तीसगढ़ में रहा हूँ। वहाँ पर जो सट्टे की सरकार है उसको नकारा गया है, और जिस प्रकार से उन्होंने लूट खसोट चारों तरफ किसके अंदर घोटाला, गोबर तक के अंदर घोटाला करने वाली सरकार वहाँ की जनता ने नकारा है। तेलंगाना को लेकर के कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस तो कोई भी सपना देख सकती है, दिन में भी सपना देख सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के बगैर सरकार नहीं बनेगी। हम बड़े दल के रूप में निकल के आएंगे। तो दुष्यंत गौतम को आप सुन रहे थे, वो बीजेपी की जीत का बड़ा दावा करते हुए, और खासतौर से तेलंगाना के संदर्भ में जो उनकी तरफ से बात कही गई है ना, इसके सियासी मायने, उस पर आगे चर्चा करेंगे। देखिए, देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, चर्चा हम करेंगे रण में महारानी, अभी बाकी है क्या कहानी। लेकिन पहले जरा सुन लेते हैं कि राजस्थान कांग्रेस की तरफ से बड़ा दावा क्या किया जाता है। प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, उनसे खास बातचीत सुनिए जरा। राजस्थान विधानसभा की 199 सीटों के लिए हुए मतदान को लेकर के अलग अलग एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के सिविल लाइन से प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास जी हैं। प्रताप जी, एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, एग्जिट पोल के आंकड़े अलग अलग चैनल्स के, अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग है। कल मैंने जो आज तक का आंकड़ा देखा, उसमें जो उनके सर्वे जिसने भी किया है उसमें 106 हमें बता रहे हैं, इंडिया टुडे में हमें बता रहे हैं, चाणक्य में हमें बता रहे हैं। कुछ चैनल्स पर, मान लीजिए आपके चैनल पर या किसी और चैनल पर, अलग अलग एजेंसियों ने जो सर्वे किया उसमें बीजेपी को बता रहे हैं। दो तरह का आंकड़ा आ रहा है, जिसमें बीजेपी भी प्लस कर रही है, कांग्रेस भी प्लस कर रही है। अब ये 3 तारीख को खुलेगा, असलियत सामने आएगी कि कौन सरकार बनाएगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गई कि बीजेपी जो दावा कर रही थी वो दावा फेल हो गया। हमें लग रहा था कि एमपी में हम जीतेंगे आसानी से, एमपी में उल्टे आए एग्जिट पोल में आंकड़े, वहाँ पे बीजेपी की सरकार बना रहे हैं एग्जिट पोल, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। इसलिए ये कहना कि बीजेपी बहुत ज़्यादा प्लस कर गई, तो ये बात तो मानकर चलना, इस देश में प्रधानमंत्री हिंदू है, मुख्यमंत्री हिंदू है, मंत्री लगभग हिंदू हैं, उसके बावजूद हिंदू खतरे में है। ये जो नाटक बीजेपी ने किया उसमें वो कामयाब रहती है हमेशा। लेकिन ये सावधान रहना चाहिए, बीजेपी को कब तक डराओगे। हिंदू इतना कमजोर या कायर तोड़ना है कि उसको आप डराकर वोट लेना चाहते हो। इस देश में हिंदू मुसलमान का झगड़ा तोड़ना, झगड़ा तो वोट का है, ना तो हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में। बीजेपी जब खतरे में होती है तो हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंदू को डराकर वोट लेती है, फिर वो भूख, गरीबी, बेरोजगारी को साइड में कर देती है। लेकिन राजस्थान में मुझे लगा जो एग्जिट पोल आया उसमें के योजनाएं चली है, सिर्फ ध्रुवीकरण नहीं चला। बीजेपी ने जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश की हिंदू मुसलमान के नाम पर, काफी हद तक वो सफल रही, लेकिन हमारी योजनाएं भी सफल रही। पढ़ा लिखा वोटर इस बात को समझ गया कि सिर्फ चुनाव के वक्त हिंदू मुसलमान की बात करके बीजेपी वोट लेना चाहती है। 25 तारीख को चुनाव हो गया, उसके बाद हिंदू मुसलमान की सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी बंद हो गई। उनकी जो टीमें बैठी हुई थी, जो हर मोहल्ले में मस्जिद बना रही थी बीजेपी की टीमें, वो मस्जिद भी कहीं नहीं दिख रहा, मस्जिद बनाने वाली, अफवाह फैलाने वाले लोग भी गायब हो गए। लेकिन जिन लोगों ने ये पाप किया उनको सावधान रहना चाहिए, ऊपर वाला उनको देख रहा था, वो उनका बराबर करेगा। ये तो ये प्रताप सिंह खाचरियावास को सुन रहे थे आप, और कमोबेश इसी तर्ज पर आपने देखा अभी पिछले दिनों अशोक गहलोत का भी बयान आया था। वो भी ये बात कह रहे थे कि साहब अगर हिंदुत्व वाला कार्ड चल गया बीजेपी का तो फिर हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। तो कुल मिलाकर विजय जी, धुकधुकी कांग्रेस के नेताओं के दिल में कि बीजेपी और हिंदुत्व कार्ड सत्ता से बाहर कर सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। यदि आप पोलिंग को देखेंगे तो मैं देख रहा हूँ कि जितनी सीटें जहाँ पे पोलराइजेशन हो सकता है वहाँ पे काफ़ी हद तक वोटिंग बढ़ी है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो वो कांग्रेस को परेशान कर रहा है कि क्या होगा। और जैसे बार बार हम लोग चर्चा करते रहे हैं, कन्हैया लाल का जो मुद्दा है वहाँ पर उदयपुर का हत्याकांड का, उसको भारतीय जनता पार्टी ने धीमे से सिमर करते हुए लॉ एंड ऑर्डर से पोलराइजेशन पर लिया है। अब वो कितना फ़ायदा पहुंचाता है आप देखिए। तिजारा की सीट है जहाँ पर बालकनाथ सबसे पावरफुल, जिनको चीफ मिनिस्टर भी आप बना रहे हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पोलिंग परसेंटेज है, 86% हुआ। और उससे ज़्यादा जो सबसे नंबर 1 है वो पोखरण है।
पोखरण भी ऐसी महंत सीट है, प्रतापपुरी वाला, बिल्कुल, मोहम्मद महंत प्रतापपुरी वाला। और भारतीय जनता पार्टी हवा महल सीट जो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से गढ़ रही है, वहाँ पर एक हिंदू धर्माचार्य को उतार दिया है, तो वो उनकी कोशिश रही। अब वो कितना होता है ये कांग्रेस की चिंता हो सकती है कि क्या पोलराइजेशन हुआ है, क्या हिंदू कार्ड को या धर्म को लेकर भारतीय जनता पार्टी उतनी सक्सेसफुल रही है। हालांकि ओपनली भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उस कार्ड को नहीं खेला है। तो राजस्थान के रण का नतीजा 3 तारीख को आएगा, लेकिन फिलहाल दावों का जोर है। कांग्रेस और बीजेपी क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। राजस्थान में भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है और रिजल्ट जो आएंगे वो एक तरीके से चौंकाने वाले होंगे कि हम जो उम्मीद कर रहे हैं उनसे भी कहीं अधिक कांग्रेस के पक्ष में जाने वाले। सबने सबके साथ में संवाद कायम करके और लोगों को मोटिवेट किया, तो मैं समझता हूं कि इन सब के कारण से हम लोग आज सत्ता में दोबारा आ रहे हैं। राजस्थान की सरकार, वर्तमान सरकार का जाना तय है। ये पटकथा 1 साल पहले लिखी जा चुकी थी, लोगों के मानस पटल पे लिखी जा चुकी थी, लोग तय कर चुके थे। अब तो सिर्फ जो है सरकार अपना संवैधानिक आयुष पूरा कर रही थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में उनको 5 साल का मैंडेट मिला था, वरना जनता ने उसे सरकार मानने से इनकार कर दिया। देखिए, जादू जो है ना, वो ये हेलुसिनेशन थोड़ी देर के लिए किया जा सकता है, पर अंततः जब सूरज उगता है तब सब तरह के जादू जो है रोशनी के आते ही समाप्त हो जाते हैं। हकीकत जनता जान जाती है। तो उम्मीद और नाउम्मीदी के इन बयानों के बीच अब सवाल बड़ा ये हो जाता है कि राजस्थान में क्या बागियों के हाथ भी सत्ता की चाबी लग सकती है? देखिए, राजस्थान का जो अभी तक का चुनाव रहा, 2-3 चुनावों को देखें तो वहाँ भाजपा और कांग्रेस 180 सीटों पे ही लड़ती रही। 20 सीटें हमेशा बसपा, कम्युनिस्ट और निर्दलियों के हाथ में रही। और कई बार इसीलिए जब भाजपा की सरकार बनी तो उसने एक बड़ा मार्जिन लिया, 120-163 सीटों का। लेकिन कांग्रेस का आप देखेंगे तो कांग्रेस हमेशा बहुमत से दूर रही और उस दौरान बसपा और निर्दलियों ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वो सभी समय था अशोक गहलोत जी के सीएम बनने का। तो वहाँ बागी और बीएसपी, इन दोनों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब आगे जब लौटेंगे तो बात जरा दक्षिण भारत तेलंगाना की भी करेंगे हम कि क्या गए केसीआर, क्या कांग्रेस का होगा चार मीनार। आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो, समय 12 से 2। और अब बात तेलंगाना की, क्योंकि चुनावी राज्यों के लिए जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए उसमें तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां की तस्वीर काफी हद तक साफ नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इस बार केसीआर सरकार का पत्ता साफ होने वाला है। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना की कुल 119 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस 49 से 65 सीटें हासिल कर सकती है और केसीआर की बीआरएस 38 से 54 सीटों पर ही सिमट सकती है। अब उम्मीद जताई गई है कि बीआरएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 5 से 9 सीटें जीत सकती है। इसके अलावा बीजेपी को 5 से 13 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जा रही है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर एग्जिट पोल के आंकड़े तेलंगाना की। पहले से कांग्रेस कार्यकर्ता प्री पोल जब से शुरू हो गए तभी से कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता सब लोग ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस जीत होने वाली है, सो लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाले। तो सेम थिंग रिफ्लेक्टेड इन एग्जिट पोल्स। सो फॉर अस इट इज़ नॉट एनी सरप्राइज। नहीं, आपको तो सिलेक्शन कमेटी प्रोसेस को आपको तो पता है, क्रिकेट में सब खिलाड़ियाँ प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस सब कुछ होने के बाद पहले टीम को चुनाव करते, टीम होने के बाद टीम से फिर कैप्टन को चुनते, ये पूरा होने के बाद बीसीसीआई मैच लगवा देते। तो इट इज़ वेरी सिमिलर कांग्रेस पार्टी। सिलेक्शन screening committee is there, selection committee is there, after that CWC has to take a call। तो अभी पार्टी जो तय करेगा वो तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि being an PCC president I have to obey every order from high command। तो ऐसे में अब सवाल आपके सामने है, क्या माना जाए? एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए हैं, एग्जैक्ट पोल का इंतजार है, लेकिन क्या तस्वीर यही रहने वाली है? गए केसीआर, कांग्रेस को मिलने वाला है चार मीनार? देखिए, केसीआर के जाने का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता नहीं कि भारतीय राजनीति में ऐसे बहुत कम उदाहरण होंगे जिन्होंने बहुत कम संघर्ष में एक राज्य पा लिया और उसके बाद सत्ता अच्छे तरीके से पाली। लेकिन राजनीति में कुल्हाड़ी पर पैर मारने वाले भी बहुत कम राजनीतिक रहे हैं और ज़्यादातर दल या मुख्यमंत्री जो होते हैं वो अपने अगल बगल वालों को या विरोधियों को भी ठीक ठाक रखते हैं।
केसीआर अपने राज्य में तो उन्होंने कोई विरोधियों को साथ नहीं रखा, बल्कि दुनिया भर में घूमते रहे, कभी बिहार में जाके पैसा बांटा है, अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने के चक्कर में रहे, राष्ट्रीय चक्कर में, और उसमें उनका नुकसान काफ़ी हुआ। और जब तक वो घर पे लौट के आए ज़मीनी राजनीति में, तब तक उनका नुकसान काफ़ी हो चुका था। और आज स्थिति ये है कि उनके साथ कौन जाएगा, AIM के अलावा कोई आदमी नहीं है, कोई दल नहीं है उनको, तो इसलिए वो इस समय बहुत मुश्किल में है। और ये मुश्किल मुझे लगता है इन्होंने खुद इनवाइट इनके उसकी वजह से, काम की वजह से हुई है। ठीक है, तो रामकृपाल जी, वो जो नारा कांग्रेस की तरफ से दिया गया ना, बाय बाय केसीआर, वही चलता हुआ लग रहा है यहाँ पे। देखिए, एक बात हमें भूलना नहीं चाहिए कि आंध्रा, यानी जब पहले अनडिवाइडेड था, आंध्र हमेशा से नॉर्थ के, जब इंदिरा गांधी 0 सीट आ गई थी उत्तर प्रदेश में, तब आंध्र ने संभाला था। और आप देखिए 2004 में भी जो सोनिया गांधी जो कहती हैं कि हम बड़ा भारी काम कर गए, 144 सीटें सिर्फ कांग्रेस की थी। आंध्र और तेलंगाना ने बहुत सहयोग किया था, और वामपंथियों ने, तब जाकर सरकार बनी थी। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, तेलंगाना में कोई विकल्प नहीं है। अगर थोड़ी सी भी नाराजगी उनसे होगी केसीआर से, तो कांग्रेस ही उसका अल्टरनेट है। कांग्रेस जिसको कहते हैं ना, चॉइस नहीं, कंपल्सन है, क्योंकि वहाँ बीजेपी नहीं है, कोई दूसरी रीजनल पार्टी उस तरह की बड़ी नहीं है, हाँ नहीं बनने का सवाल ही नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, 3 क्षेत्रीय पार्टियाँ हमेशा बीजेपी की तरफ साथ देती है नजर आई। वो आंध्रा रहा, तेलंगाना रहा, और नवीन पटनायक की पार्टी उड़ीसा, ये तीनों पार्टियों ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया है। इसलिए जाहिर सी बात है कि माइनॉरिटी वोट जब भी उसको कोई मौका मिलेगा बीजेपी के खिलाफ वाली पार्टी को, तो उसकी तरफ जाएगा। और जो कर्नाटक में हुआ था, आप देखिएगा, हो सकता है मैं गलत साबित हूँ, लेकिन जो कर्नाटक में हुआ था, कमोबेश, मैंने बहुत पहले कहा था, तेलंगाना में वही हो रहा है। और ये मैसेज पूरी क्षेत्रीय दलों के लिए एक बड़ा संकेत है, जिसको मैं अशुभ नहीं कहता, लेकिन बड़ा संकेत। ठीक है विजय जी, सवाल ये कि क्या तेलंगाना के नतीजे अगर ऐसे ही रहते हैं, एग्जिट पोल ही अगर एग्जैक्ट पोल बनता है, तो क्या दक्षिण कर्नाटक के बाद तेलंगाना और ये कांग्रेस की रिवाइवल की स्टोरी होगी यहाँ से? कांग्रेस के रिवाइवल की स्टोरी को आप ये ना देखिए कि 2024 में वो सरकार बना लेंगे, पहले तो ये है, लेकिन रिवाइवल हो ही रहा है। और कांग्रेस को कर्नाटक के बाद तेलंगाना में एक बड़ी जीत मिल रही है, तो ये मजबूत स्थिति है। इसमें भारत जोड़ो यात्रा का भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें रहा भारतीय जनता पार्टी और माइनॉरिटी वोट। माइनॉरिटी वोट जो है पूरा का पूरा, या समझिए 60-70% कांग्रेस के पास शिफ्ट हो गया है BRS से। और इसमें जो ओवैसी साहब है, उनके लिए भी बड़ी मुश्किल होगी कि उनका जो एक देश भर में मुसलमानों का नेता बनने का सपना था, वो कैसे पूरा होगा, नहीं होगा। BRS को जो एक, जिसका रामकृपाल जी ने भी जिक्र किया, कि एक मैसेज ये रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जिसका जिक्र T राजा सिंह ने अभी कल किया था कि वो भारतीय जनता पार्टी BRS को सपोर्ट कर सकती है। और आज दुष्यंत जी भी कह रहे हैं कि हम किंग मेकर होंगे, तो इसका मतलब है कि वो BRS के साथ है। तो बीजेपी का BRS के साथ जुड़ना उनके लिए नुकसान वाला हुआ, पहली बात। दूसरा, करप्शन के मुद्दे पर भी चर्चा करते रहे। हालांकि केसीआर ने जितनी योजनाएं चलाई हैं या फ्री बीज की हैं, वो उत्तर भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा थी जी। लेकिन जैसे सर ने भी जिक्र किया, अंकु जी ने भी, कि वो बाहर तो घूमते रहे और अपने घर में उस पर फोकस उन्होंने नहीं किया। लेकिन माइनॉरिटी वोटर का शिफ्ट जो है वो BRS की हार का कारण बनेगा अगर ऐसा होता है। बिल्कुल, अभी आपने वो जिस दुष्यंत गौतम जी के बयान का जिक्र किया यहाँ पर, शुक्ला जी, वही कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग इस पूरे चुनाव में जनता के बीच रही कि साहब BRS और बीजेपी कहीं ना कहीं अगर जरूरत पड़ेगी तो दोनों एक साथ आ सकते हैं। और इसी वजह से जो सवाल हम लेकर आए थे यहाँ पर, जरा एक बार फिर से वो सवाल लेकर आइए दर्शकों के सामने कि कांग्रेस का हाथ मुसलमानों का साथ, वो इसीलिए कांग्रेस का हाथ और मुसलमान उसको मजबूत करते हुए नजर आए। रोमाना जी, हम सारा फोकस 13% पे करके चलते हैं और 87% को हम नजरअंदाज कर देते हैं। यदि आप देखिए तो सिर्फ 13% के कारण कांग्रेस नहीं जीत रही, 87% का एक बड़ा हिस्सा भी कांग्रेस के साथ जा रहा है। तो जब 87% का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ जा रहा, तब 2018 में 46% वोट लेके और 88 सीट जीतने वाली आपके BRS को कांग्रेस हरा पा रही है। सिर्फ 13% वोट लेके वो BRS को नहीं हरा सकती। ये सही है कि
कि एक बड़ा चंक जो है मुसलमानों का कांग्रेस के साथ गया है। लेकिन सर पूरे सम्मान के साथ आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि 2018 में भी आप कह रहे हैं बीआरएस 46% कांग्रेस के पास और कांग्रेस के पास पहले से 2018 में 28% वोट शेयर था, वो इंटैक्ट था उसका। 28% वोट परसेंटेज में भी आपका 13% वाला हिस्सा था। ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा ओवैसी के साथ चला गया या पूरा का पूरा बीआरएस के साथ चला गया, वो हिस्सा पहले से ही था, वो हिस्सा भी बढ़ा है। और आपका 87% जो हिंदू वोट है वो हिस्सा भी बढ़ा, और कहीं ना कहीं केसीआर के प्रति नाराजगी को लेकर वो हिस्सा बढ़ा। तब 7% से ऊपर की मार्जिन ले गई है कांग्रेस और वो बीआरएस को हरा पाई। लेकिन ये भी सही है कि तेलंगाना में जिस तरीके से वोट का बंटवारा है, हैदराबाद में 30% मुसलमान है, बाकी अगर आप पूरे तेलंगाना मानेंगे तो 13% मुसलमान है। हैदराबाद का मुसलमान पूरी की पूरी तरीके से बड़े तरीके से माना जाता रहा है कि वो बीआरएस और एआईएम के साथ में रहा है। बीआरएस का वोट बैंक एआईएम के तरफ जाता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जगह जो मुस्लिम वोट था और अन्य पूरे राज्य में वो बीआरएस के साथ नहीं गया, क्योंकि वहाँ उसको कांग्रेस ज़्यादा मजबूत लगी और उसने वहाँ बीआरएस को वोट नहीं दे करके कांग्रेस को वोट दिया। देखिए जो एग्जिट पोल के भी आंकड़ों में आ रहा है एआईएमआईएम, क्योंकि जब मुस्लिम वोटर तेलंगाना की बात करते हैं तो एआईएमआईएम का जिक्र आता है, तो कमोबेश वो अपनी उतनी ही सीटें लाने में कामयाब हो रहा है। हाँ। ओवैसी जी का ये जो उनकी तरफ जो उनका बेस है वो उनके साथ है, ठीक है, लेकिन उनसे बाकी मुसलमान नाराज नहीं हैं। लेकिन वो ये जानते हैं कि एक नेशनल पर्सपेक्टिव में, जैसा मैं कह रहा हूँ कि आप ओवैसी को कहीं और भी वोट दे दीजिए तो फायदा क्या है, वो कोई नेशनल अल्टरनेट तो बन नहीं रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि उनका जो हैदराबाद वाला इलाका है जहाँ 6, 7 या 8 कितने लड़ रहे हैं वो उनके साथ रहेंगे, वहाँ जीतेंगे। लेकिन फाइनल जो टैली जैसा आप बता रही, जैसा शुक्ला जी कह रहे थे, जो गैप दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस और बीआरएस में, वो इतना बड़ा गैप है कि बीजेपी के 4-5 सीटों से या ओवैसी के 6-7 सीटों से मुझे नहीं लगता है कि वो गैप भर पाएगा। लेकिन जिस बात का जिक्र यहाँ पर शुक्ला जी कर रहे थे कि सिर्फ मुसलमान कांग्रेस के साथ जा रहे हैं और इस वजह से कांग्रेस सत्ता में आ रही है, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। कांग्रेस के पास जो जनरल वोट है वो तो पहले भी था, जो 28% वोट आप जिसका जिक्र कर रहे हैं 2018, वो तो वोट था ही ना। और 100% वोट कोई शिफ्ट नहीं होता, ये कहना भी एक तरह से इंसल्ट करना होता है वोटर की कि एन ब्लॉक हो रहा है। लेकिन उसमें से मैक्सिमम वोट मुस्लिम वोट जो है, माइनॉरिटी वोट, क्योंकि तेलंगाना में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करीब करीब 40 सीटों पर उसका बड़ा असर है। तो वो मेजर वोट जो बीआरएस के पास जा रहा था, माइनॉरिटी वोट, वो कांग्रेस के पास आ गया, तो वो एडिशनल वोट हुआ ना। कांग्रेस का जो वोट, ऐसा तो कहीं नहीं होता कि एमआईएम को भी हिंदू वोट मिलता है, ऐसा नहीं है कि एमआईएम को हिंदू वोट नहीं मिल रहा, उसके बिना तो नहीं जीत सकते, वो भी 25% वोट पे नहीं जीत रहे। लेकिन माइनॉरिटी वोट मेजर तरीके से वो बीआरएस से शिफ्ट हुआ इस इलेक्शन में। आप इसके बाद के जब नतीजे आएंगे तो आपको स्टडी में समझ में आएगा कि पूरा नतीजा माइनॉरिटी वोट कि हमने देखा असदुद्दीन ओवैसी उन सीटों पर जहां पर मुस्लिम वोटर निर्णायक है और जहां एआईएमआईएम का कैंडिडेट नहीं है, जिसमें महेश्वरम की सीट है, खैरताबाद की सीट है, वहां पर बीआरएस के उम्मीदवार के लिए असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे प्रचार करने के लिए। लेकिन अभी तस्वीर जो है वो बीआरएस के पक्ष में ना जाकर कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। पॉलिटिकल शो जारी है। तेलंगाना को लेकर बीआरएस नेता हैं के कविता, उनका बड़ा बयान सामने आया है। दावा कर रही हैं, वो कह रही हैं केसीआर की सरकार ही आएगी, कांग्रेस की कोशिश पिछली बार की तरह बेकार जाएगी। सुनिए। जिस तरीके से न्यूज़ आ रहा है ग्राउंड से, जिस तरीके का लोगों का प्यार दिख के आ रहा है हर तरीके से, हर जगह पे आपने भी देखा, मंदिर में एंटर होते एवरीबडी इज कांग्रेचुलेटिंग अस इन फैक्ट इन एडवांस, एंड वी आर वेरी श्योर ऑफ द विक्ट्री बिकॉज वी हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर द पीपल, वी ऑलवेज स्टेड एंड वर्कड फॉर देयर गुड, सो देयर इज अ ट्रेमेंडस गुडविल फॉर केसीआर जी। तो कंफ्यूजिंग थोड़े सर्वेस दिखाए गए हैं, जैसे लास्ट टाइम भी कांग्रेस ने इसी तरीके का कोशिश किया था, लेकिन उनका कोशिश उस बार भी नाकाम था और इस बार भी नाकाम रहेगा। तो ये बीआरएस का अपनी जीत को लेकर दावा। हालांकि एग्जिट पोल बता रहे हैं तेलंगाना में कांग्रेस जो है वो सरकार बना सकती है, और ऐसे में सवाल ये कि इंडिया गठबंधन में अब कांग्रेस की चलेगी। अगर एग्जिट पोल जिस तरीके से आ रहे हैं और कांग्रेस इन 5 में से मान लीजिए 3 राज्य जो हैं अगर उनमें सत्ता में आ जाती है, तो फिर कांग्रेस इस मजबूत स्थिति में होगी कि इंडिया गठबंधन में अपनी चलाएगी। माना जी, मैं तो ये तो नहीं कह सकता हूँ कि चलेगी कि नहीं, लेकिन अगर बीजेपी का कोई राष्ट्रीय विकल्प बनना है तो उसकी अनिवार्य शर्त है कि लीडरशिप कांग्रेस के हाथ में हो। ठीक है। आज़ादी से लेकर के आज तक
5 साल तभी सरकारें चली हैं अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस का है या बीजेपी का है। बाकी 6 सरकारें रही हैं जी। मैं आपको बता दूं, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, IK गुजराल, देवगौड़ा, 6 लोग मिलके 6.5 साल चले। तो अगर सचमुच में आपको कोई विकल्प देना, हाँ चंद्रशेखर 6 इसीलिए कहा, 6 प्रधानमंत्री मिलके 6.5 साल। तो इसलिए कांग्रेस अनिवार्यता है इसलिए विकल्प के लिए। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस की छतरी के नीचे ही जी कोई अगर विकल्प बनता है तो बनेगा। ठीक है। और जो आप कह रही थी जी, कांग्रेस दावा ठोकेगी और उसका दावा नेचुरल है, लेकिन अगर क्षेत्रीय पार्टियां नहीं मानती, चूंकि देखिए साउथ में तो कांग्रेस के लिए आसान रास्ते हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्थ में जैसे आप जाएंगी, बंगाल में ममता बनर्जी हैं, बिहार में लालू RJD है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश हैं, तो सवाल है कि ये लोग कितना स्पेस कांग्रेस को देंगे। अगर वे लोग अपना हित को, अगर वे लोग राष्ट्रीय हित में अपने हित में समझौता करते हैं, अगर तालमेल तो करेंगे निश्चित तो तौर साउथ पर- में भी इतनी निश्चित आसानी तौर नहीं होगी ना, हाँ, क्योंकि नहीं, केरला के मैं- अंदर भी लेफ्ट आ मैं- जाएगी, मैं जहाँ वही पर कह पिछली रहा बार हूँ। तो किसी तरीके का कोई तालमेल करना नहीं था। विजय जी के पास चलते हैं जरा सा। विजय सर, मेरा सवाल ये है कि अगर पावर में बेहतर तरीके से आती है कांग्रेस, तो क्या बार्गेनिंग पावर गठबंधन के भीतर भी बढ़ पाएगी? बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो रामकृपाल जी कह रहे हैं मैं उस बात से सहमत हूँ कि गठबंधन के लिए कांग्रेस का टॉप पर होना सबसे जरूरी है, ग्लू के तौर पर। उसके बिना नहीं होगा। यदि आप पूरा एक्सपीरियंस देखें, जिसका सर ने भी जिक्र किया, बिना कांग्रेस की मेजर हिस्से के जो गठबंधन है वो ग्लू के साथ नहीं चल सकता, वो एक बड़ा मुश्किल होगा। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 200 सीटों पर आमने सामने है लोकसभा में, तो वो भी काफ़ी, यदि वहाँ पर भी वो अपना बेहतर परफॉर्म कर ले, वो छोटी रीजनल पार्टीज को छोड़ दे, उसके अलावा भी यदि वो 200, लेकिन उससे बड़ी बात है कि कांग्रेस को लीड करना पड़ेगा अगर सब क्षेत्रीय गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना है तो। और अगर सब समझते हैं कि अपनी अपनी ताकत से लड़ रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई नहीं लड़ पाएगी। ठीक है, कुछ जल्दी से नहीं, कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को जो जमीन दी है वो कांग्रेस ने दी है, और अब जब कांग्रेस ताकतवर होगी तो जमीन अपने पास ले जाना चाहेगी। कब तक उधारी की खेती से खाएगी? तो जब वो कब्जा करना चाहेगी अपनी जमीन पे, तो दूसरों को बुरा लगेगा, उन साहूकारों को बुरा लगेगा जो अभी तक खेती कर रहे हैं उस पर। तो मुझे नहीं लगता ये इतना आसान है। जब विधानसभा के चुनाव में आप समझौता नहीं कर पाए, जरा सी अपनी दयालुता नहीं दिखा पाए, तो बाद में कैसे संभव होगा? लेकिन उसे तो कहा गया ना बार बार कि ये जो इंडिया गठबंधन है ये बनाई लोकसभा के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए बनाई नहीं है। ऐसे में सवाल ये कि अगर कांग्रेस को इन विधानसभा चुनाव में जीत का मोमेंटम मिलता है, तो फिर इंडिया गठबंधन में आगे आसानी होगी या मुश्किल होगी? देखिए, मुश्किल दिखने लगी है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भाई हमारी दिल्ली में और पंजाब में है, उधर आप मत देखिए। ममता भी कह रही हैं और आपके अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो विजय जी ने कहा वो सही है कि सभी क्षेत्रीय दलों को पता है कि कांग्रेस के बगैर गठबंधन नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस सभी राज्यों से थोड़ा थोड़ा ला सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण इसमें दूसरी बात ये है कि क्षेत्रीय दल ये भी नहीं चाहते कि हमारे यहाँ से हिस्सा ले जाए। तो ऐसे में 2 तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही कि कांग्रेस ला भी सकती है लेकिन हमारे यहाँ से ना ले जाए। तो कांग्रेस क्या रास्ता अपनाएगी, कांग्रेस क्या परिस्थिति, उस परिस्थिति से कैसे गुजरेगी, ले पाएगी या नहीं ले पाएगी? नहीं ले पाएगी तो निश्चित तौर पे फिर जो आपका 2024 का एक सपना सजो के चला जा रहा है गठबंधन का, वो सपना पूरा नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जोड़ने के लिए। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे थे आप। इजाजत दीजिए हम लोगों को।